तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है बच्चों। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हुए हैं केमिस्ट्री के लेक्चर्स। सही है, जहाँ पे हम लोग 11th और 12th केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आप सभी को। 11th केमिस्ट्री की बात करें तो काफी सारे लेसन आप लोगों को राहुल सर ने पढ़ाए हैं और कुछ लेसन बच्चों आप लोग को मैं भी पढ़ाने वाला हूँ। सही है, ओके। हम लोगों ने शुरू किया होता था बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इसके भी कई सारे लेक्चर वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि दिस इज लेक्चर नंबर 6। इसका मतलब ऑलरेडी 5 लेक्चर हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो देख सकते हो। अगर आपको वो सारे चीजें पढ़नी है तो पहले शुरू से शुरू करना है। सही है, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये दोनों टॉपिक पढ़ने के लिए आए हो यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो आप सभी का वेलकम है। आप इस लेक्चर के अंदर हम इन दोनों टॉपिक के ऊपर रोशनी डालेंगे। हम लोग देखेंगे कि बच्चों इन दोनों का मतलब क्या है। उसके पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ने वाले हैं, दैट इज आयोनिक रेडियाई। देखो लास्ट वाला जो लेक्चर था, अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा, लास्ट वाले लेक्चर में हमने एटॉमिक रेडियाई के बारे में बात की थी। सही है, उसके बाद एक टॉपिक आता है बच्चों आयोनिक रेडियाई। तो आयोनिक रेडियाई भी हम लोग आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे और उसके बाद इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको डायरेक्टली ये दोनों टॉपिक पढ़ने हैं तो आप वीडियो को हल्का सा आगे थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, एटॉमिक रेडियाई वाला पार्ट स्किप कर सकते हो। और यदि आपको ये भी पढ़ना है और साथ साथ आयोनिक रेडियाई भी पढ़ना है तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखो। मैं ट्राई करूंगा वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने, ठीक है। जितनी चीज़ें हो सकती हैं, जितनी चीज़ें समझा सकता हूं मैं आप लोग को, वो सारी की सारी चीज़ें मैं 100% अपनी तरफ से देने की कोशिश करूंगा। आपको क्या करना है बच्चों, आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट्स लेना है। सिर्फ आपको बैठ के सुनना नहीं है, आपको बुक लेना है, पेन लेना है, चीज़ों को नोट डाउन करते रहना है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनोगे तभी आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। सही है, ठीक है। तो चलो बच्चों चालू करते हैं आज के इस लेक्चर को। एक और बात आपको बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारे इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को भी जरूर से डाउनलोड कर लेंगे। और यदि आपको कोई भी डाउट होता है अपने सेशन में केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, सो आप प्लीज आ सकते हो बच्चों मेरे इंस्टाग्राम पे। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, तो आप यहाँ पर आकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, चलेगा। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखो लास्ट वाले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि ये एक टेबल है जो हमें स्टडी करना है। किसका टेबल है बच्चों? ये पीरियोडिक ट्रेंड का। पीरियोडिक ट्रेंड का मतलब क्या होता है, मैंने आपको सिखाया था। पीरियोडिक ट्रेंड का बच्चों सिंपल सा मीनिंग होता है कि जब आप अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, जैसे अगर आप पीरियड में घूम रहे हो, पीरियड क्या होते हैं? 7 पीरियड होते हैं। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो मतलब आप पीरियड वाइज जा रहे हो, अलोंग द पीरियड जा रहे हो, तब आपके एलिमेंट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिफर करेगी। क्या उसका एटॉमिक रेडियस चेंज होगा, क्या उसका जेड इफेक्टिव की वैल्यू अलग होगी, क्या उसका शील्डिंग इफेक्ट अलग होगा, क्या उसका एटॉमिक रेडियस अलग होगा, क्या उसका आयोनिक रेडियस अलग होगा। इन सारी चीजों की बातें करना चाहते हैं हम लोग इस टॉपिक के अंदर। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है बच्चों पीरियोडिक ट्रेंड्स। सही है, जहां पे हम लोग अलग अलग पीरियड्स में और ग्रुप्स में क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है। जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो कैसा ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है, जब हम ऊपर से नीचे यानी ग्रुप के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमको किस तरीके का प्रॉपर्टी के अंदर चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, दैट वी आर स्टडीइंग इन दिस टॉपिक। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। मैंने आपको बताया था कि हमको पीरियोडिक ट्रेंड टोटल 3 टॉपिक के अंदर देखना है। एक हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में कि एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। एक हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और एक हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ये 3 अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं जिनके अंदर हमको ट्रेंड, पीरियोडिक ट्रेंड हमको देखना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब अगर हम लोग बात करें बच्चों एलिमेंटल प्रॉपर्टी की, तो एलिमेंटल प्रॉपर्टी के अंदर 2 चीजें हैं। एक है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसी को हम लोग जेड इफेक्टिव भी कहते हैं, और ये चीज बच्चों हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखी है हमारे लास्ट वाले लेक्चर में। ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था वहां पर, जस्ट अ सेकेंड, हाँ हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था। और हम लोगों ने शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जिसे को हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं, ये दोनों भी हमने कवर किया हुआ था हमारे लेक्चर नंबर 5 के अंदर। सही है, उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया था बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमको क्या क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है बच्चों एटॉमिक रेडियस, जो कि ऑलरेडी हमारा कंप्लीटेड है। आज हम लोग शुरू करेंगे आयोनिक रेडियस। आज हम लोग देखेंगे क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आज हम लोग देखेंगे क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो इन तीनों को आज हमें पढ़ना है। और उसके बाद
शायद इस लेक्चर में ही हम लोग चालू कर दें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और अगर नहीं होता तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या स्टडी करना है वो मैंने आपको आगे लिख के दिया हुआ है। केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे बच्चों वैलेंसी के बारे में कि पीरियोडिक ट्रेंड वैलेंसी में कैसा है, वैलेंसी कैसे चेंज हो रही है किसी भी एलिमेंट की। देन वी विल टॉक अबाउट मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ये सब बहुत इजी चीजें हैं, जब आप पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा कितना चिंदी था। तो हम लोग देखेंगे मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर कैसा है, और इसमें मेटालॉइड्स भी होते हैं ना, जैसे एग्जैक्ट फॉर्म में मेटालॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी भी हम लोग बात करेंगे आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। एंड देन वी विल टॉक अबाउट बच्चों केमिकल रिएक्टिविटी, कौन से कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव है, कौन से कंपाउंड कम रिएक्टिव है, वी विल टॉक अबाउट दैट। और अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपका लेसन खत्म हो जाएगा, इससे ज्यादा लेसन के अंदर कुछ है नहीं। सही है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको पढ़ना क्या है, एक आइडिया मिला होगा कौन कौन सी चीजें आपको समझनी है, किसके किसके अंदर आपको पीरियोडिक ट्रेंड देखने हैं। सही है, तो हमारा कौन कौन सी चीजें कवर हो चुकी है बच्चों, हमने 3 चीजें पढ़ चुके थे हम लोग। एक आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एक आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट, और एक आपका एटॉमिक रेडिया है। सही है, ये चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखी हैं। सही है, तो अगर आप देखोगे तो यहां पर हम लोगों ने एटॉमिक रेडिया शुरू किया था, ये मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था। सही है, नाउ वी विल टॉक अबाउट आयोनिक रेडियस। नाउ एटॉमिक रेडिया मतलब क्या? एटॉमिक रेडिया में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको 2 एटम्स बना के दिखाए थे। यहां देखो, ये है स्लाइड मेरे पास, तो मैं आपको दिखा देता हूं। जब मैं आपको एटॉमिक रेडियस पढ़ा रहा था बच्चों, तो मैंने आपको 2 एटम बना के दिखाए। सही है, और मैंने बोला कि दोनों एटम्स के बीच का जो न्यूक्लियस है, देखो यहां पे भी एक न्यूक्लियस है, यहां पे भी एक न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस से लेके इस न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं बच्चों इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यहां पे दिख रहा होगा, दिस इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। सही है, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ये है आपका। अगर आप इसी को डिवाइड बाय 2 कर दे, मतलब इसी का आप हाफ ले ले, तो यही हाफ क्या कहलाता था? एटॉमिक रेडिया है। तो किसी भी एटम के, ठीक है, किसी भी 2 एटम के रेडिया की बात करें तो वो किसके इक्वल होती है बच्चों? वो हमेशा होती है हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। हमेशा क्या होती है बच्चों? वो हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम, 2 अलग अलग एटम की बात हो। अब यहां पे एटॉमिक रेडिया की बात हो रही थी तो हम लोगों ने एटम कंसिडर किए। तो अगर मैं बात करूं बच्चों आयोनिक रेडिया की, तो हम क्या कंसिडर करेंगे? हम लोग आयंस कंसिडर करेंगे। व्हाट वी विल कंसिडर? वी कंसिडर आयंस। समझ रहे हो? तो इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा? ध्यान से सुनेंगे, बहुत सिंपल है। इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा बच्चों? द हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 आयंस। अगर आप देखो तो लास्ट वाले डेफिनेशन में इस आयन की जगह हम लोग ने एटम्स का यूज किया था। सही है, तो वहां पे द हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम, अगर 2 एटम के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा करोगे तो वो एटॉमिक रेडिया है। अगर आप आयंस के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा करोगे तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? आयोनिक रेडिया है। समझ रहे हो? इज कॉल्ड एज क्या? आयोनिक रेडियस। समझ में आई बात? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मान लो बच्चों कोई दो कंपाउंड है, 2 कंपाउंड नहीं, एक ही कंपाउंड है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। फॉर एन एग्जांपल लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ NaCl। ठीक है, NaCl का एक एग्जांपल है। नाउ दीज आर द आयोनिक कंपाउंड। यहां पे होता है नेगेटिव चार्ज, यहां पे होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये आपका Na का एटम होगा और यहां पर आपके Cl का एटम होगा। समझ रहे हो? क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमेशा बड़ा होता है, मैं आपको भी सिखाऊंगा। ठीक है, सो दिस इज Na प्लस एंड दिस इज Cl माइनस। अब भैया इसके पास भी न्यूक्लियस है, इसके पास भी न्यूक्लियस है, तो इसी के इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और इसी के हाफ को हम क्या कहेंगे? आयोनिक रेडिया। इसी के हाफ को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? आयोनिक रेडिया। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब एक यहां पर स्टेटमेंट है जो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है वो? जरा जानते हैं, आइए देखते हैं। हमेशा आपको ये चीज याद रखनी है कि आपका जो आयोनिक रेडिया होता है, देखो ध्यान से, आपका आयोनिक रेडिया होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
नेगेटिव चार्ज आयन, और यू कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनायंस। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनायंस। इसी को आप क्या लिख सकते हो, इसी को आप क्या लिख सकते हो, नेगेटिव चार्ज आयन। समझ रहे हो? तो आपका एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसको, आपके आयंस को, अनायंस को, सॉरी अनायंस को। अनायंस मतलब क्या, अनायंस बच्चों उन आयंस को कहा जाता है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, हमेशा याद रखेंगे, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा ही आयोनिक रेडियस है। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा ही क्या होगा, इसका आयोनिक रेडियस होगा। और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कटायन। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कटायन। इसी को आप क्या लिख सकते हो, पॉजिटिव चार्ज आयन और पॉजिटिव चार्ज आयन। समझ रहे हो, समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है कि अगर पॉजिटिव चार्ज आयन छोटा होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज आयन छोटा होगा उतना आयोनिक रेडियस ज्यादा होगा। जितना पॉजिटिव चार्ज आयन छोटा होगा बच्चों उतना ही ज्यादा आपका आयोनिक रेडियस होगा। बात समझ में आ रही है? सही है। तो मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही छोटा आपका आयोनिक रेडियस, उतना ही छोटा कंपाउंड। सही है। जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही बड़ा आपका कंपाउंड, इसका मतलब उतना ही ज्यादा आयोनिक रेडियस। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। ये चीज अपने बुक में ऐसे डब्बा बना लो, बॉक्स बना लो और इसको याद रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले, पहले सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले बच्चे, उसके बाद मैं आपको इसके आगे की चीजें बताता हूं। समझा? ठीक है, समझ में आ गया ये क्या था? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको सिंपल सी चीज बताई कि आपका आयोनिक रेडियस क्या कहता है। आयोनिक रेडियस क्या कहता है बच्चों? आयोनिक रेडियस कहता है कि आयोनिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनायंस, यानी आपका जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा आयोनिक रेडियस, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा आयोनिक रेडियस, मतलब उतना ही ज्यादा रेडियस होगा। और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कटायंस, यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन, इसी को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज आयन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जितना छोटा यानी जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा बच्चों आपका ये आयोनिक रेडियस होगा। समझ में आई बात? ठीक है। सो आई होप आपको ये वाली स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब मान लो बच्चों मैंने एक एग्जांपल लिया, सपोज दैट आई हैव टेकन एन एग्जांपल। ठीक है। मान लो बच्चों ए आपका कोई भी एलिमेंट, कोई भी आपका एलिमेंट, इस पे मान लो -2 चार्ज है, एक पे मान लो -1 चार्ज है, एक पे मान लो कोई चार्ज ही नहीं है, एक पे मान लो +1 चार्ज है और एक पे मान लो +2 चार्ज। ठीक है। सपोज दैट आपको ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला एग्जाम में, आपसे पूछा गया कि चलो बताओ किसका आयोनिक रेडियस ज्यादा होगा, किसका आयोनिक रेडियस कम होगा। ऐसा क्वेश्चन मान लो आपसे पूछा गया एग्जाम में, पूछते हैं, ठीक है, एमसीक्यू में या अलग अलग जगह पे आता है कि आपको ऑर्डर लिखना है। 1 मार्क्स क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको अलग अलग चार्ज दे दिया जाएगा, a -2 a -1, a के ऊपर कोई चार्ज नहीं यानी 0, a +1 a +2। अब आपको बोला गया है कि चलो बच्चों बताओ इसका आयोनिक रेडियस का सीक्वेंस बताओ, किसका आयोनिक रेडियस ज्यादा होगा, किसका कम होगा, उसका एक सीक्वेंस हमें बताइए। तो आपको जो मैंने अभी चीज पढ़ाई वो याद होनी चाहिए। क्या पढ़ा है मैंने आपको बताया बच्चों कि आयोनिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनायन, मतलब नेगेटिव चार्ज, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसको, कटायन, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। सही है, सही है। तो इसका मतलब क्या है, पहले आप किसको देखो, अनायन को देखो। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा ही आयोनिक रेडियस, मतलब सबसे ज्यादा अगर मैं इनमें कंपेयर करूंगा तो सबसे ज्यादा आयोनिक रेडियस किसके पास होगा, सबसे ज्यादा आयोनिक रेडियस बच्चों होगा a -2 के पास। तो सबसे पहले आप लिखोगे a -2 और इसके पास क्या है, सबसे ज्यादा आयोनिक रेडियस है। फिर इससे कम किसके पास होगा, देखो इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, तो भैया इसका भी आयोनिक रेडियस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू देम। सही है। तो इसका भी क्या हो जाएगा बच्चों, इसके बाद a -1। सही है, इसका भी आयोनिक रेडियस ज्यादा होगा। फिर कौन आएगा, आप देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है
पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा आयोनिक रेडिया उतना कम होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा आयोनिक रेडिया उतना कम होगा। तो अगर बात करो बच्चों में इसमें और इसमें कंपेयर करूं तो इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसमें +2 है ना, पॉजिटिव चार्ज इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो इसका आयोनिक रेडिया कम होगा। और इससे अगर इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं मैं खाली, ठीक है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इन दोनों में कंपेयर कर रहा हूं, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज कम है, मतलब एज कंपेयर टू दिस इसका आयोनिक रेडिया क्या होगा, ज्यादा होगा। इन दोनों में कंपैरिजन कर रहा हूं, सही है। वैसे तो इन दोनों से इन दोनों का एटॉमिक रेडिया आयोनिक रेडिया ज्यादा होगा बिकॉज दे हैव द नेगेटिव चार्ज, दे हैव द अनायंस, सही है। तो जिसके पास अनायन है भैया उसका तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा है ही, पर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा रेडियस, उतना छोटा कंपाउंड होगा, सही है। तो मतलब इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा क्या होगा ये। और अगर मैं जीरो चार्ज की बात करूं, अब जीरो चार्ज मतलब क्या है, अगर आप पॉजिटिव चार्ज की बात करो, ठीक है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब आयन और छोटा हो गया, जीरो चार्ज है मतलब आयन बड़ा है, सही है, आयन क्या है, बड़ा है। तो इसके बाद आपका क्या आएगा बच्चों, ए न्यूट्रल, मतलब इसके बाद आपका ए न्यूट्रल आएगा, उसके बाद क्या आएंगे पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद आएगा A+1 और सबसे छोटा कौन होगा बच्चों आपका A+2। तो ये बच्चों आपका ऑर्डर रहेगा, ये आपका ऑर्डर रहेगा, समझ में आई बात। तो आपको ये वाली लाइन याद रखनी है, अगर आप ये लाइन याद रखोगे तो आप ऐसा कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, समझ में आई बात, ठीक है। आई होप आप समझ में आ गए, ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर आप कोई भी ऐसा एग्जाम्पल लो, तो जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल देता हूं, सल्फर का एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। सल्फर के अंदर क्या होता है, मान लो थोड़ा उल्टा पुल्टा देता हूं, S0 S+2 S+1 S-1 S-2, ठीक है। और मैंने आपको बोला कि चलो बच्चों इसको लगा दो किसके इसमें ऑर्डर में, सबसे बड़ा ये अपना आयोनिक न्यूक्लियर किसके पास है। तो आपको ये वाली सेंटेंस पता है, आयोनिक रेडिया सबसे बड़ा अनायंस का, सबसे बड़ा अनायंस का होता है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा आयोनिक रेडिया है। तो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा चार्ज किसके पास है, नेगेटिव में S-2 के पास है, तो सबसे ज्यादा इसका चार्ज होगा, सही है। सबसे बड़ा किसका रेडिया होगा, S-2, तो सबसे बड़ा ये हो गया। फिर सेकंड नंबर पे कौन आएगा, ये आएगा S-1। फिर बच्चों थर्ड नंबर पे कौन आएगा, थर्ड नंबर पे ये भाई साहब आएंगे, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा तो आयन और छोटा 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 होता जाएगा, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये आयन अभी भी बड़ा है, तो S0। फिर आपका आएगा S+1 और फिर आएगा S+, समझ रहे हो, तो इसके पास सबसे छोटा आपका न्यूक्लियस होगा। बात समझ में आ गई, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होंगी बच्चों। अब हम लोग देखते हैं ट्रेंड, लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेंड्स। का स्क्रीनशॉट ले ले एंड देन वी विल, हो गया, हो गया, चले आगे। चले आगे बच्चों, ठीक है, चलो लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेंड। ट्रेंड्स ऑफ आयोनिक रेडियस, ठीक है। तो चलो एक ट्रेंड तो हमने देख लिया, एक ट्रेंड तो हमने देख लिया कि अगर सारे एलिमेंट सेम होंगे, देखो इस वाले एग्जांपल में हमने क्या देखा कि सारे एलिमेंट सेम है, ये एलिमेंट एलिमेंट देखो सारे सारे यहाँ पे क्या है, सल्फर है, सारे 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 क्या है यहाँ पे, सल्फर है, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट सेम है, अगर एलिमेंट सेम होंगे तब आप ये वाला ऑर्डर फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, ये तो वन ऑफ द ट्रेंड है, ये वन ऑफ द ट्रेंड है बच्चों, जो ये भी हम लोग ने ट्रेंड ही पढ़ा है, सही है। तो अगर एलिमेंट सेम है तो आप ये वाला ऑर्डर फॉलो कर सकते हो। पर मान लो कि एलिमेंट सेम ना हो तब क्या करोगे, ठीक है, अगर एलिमेंट सेम ना हो तब क्या करोगे। तो सेकंड की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, एक ट्रेंड हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, दूसरे की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर एलिमेंट सेम ना हो, जैसे मान लो कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं, O के ऊपर लगा है -2, F के ऊपर लगा है -1, ओके। फिर आ गया मान लो Na के ऊपर लगा है +1, फिर आ गया मान लो आपका Mg के ऊपर आ गया मान लो +2। अगर ऐसा एग्जांपल आ गया तब आप क्या करोगे, इन दैट कंडीशन व्हाट वी विल डू। अगर मैंने बोल दिया कि चलो बच्चों बताओ किसका साइज ज्यादा है आयोनिक, किसका साइज कम है, आयोनिक रेडिया किसका ज्यादा है किसका कम है, तो व्हाट वी विल डू इन दिस कंडीशन, सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे, ठीक है। इन दिस कंडीशन याद रखो, अगर इफ, यहां पे लिखो, if elements are
not same or you can say different, then count the number of electron of each element. मतलब हर एलिमेंट का आप क्या करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, सबसे पहला काम। अब यहां पे देखो, अगर सबसे पहले हम लोग बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता होगा। ऑक्सीजन में होते हैं 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है 8, सही ना, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 8। तो भैया इसके पास होंगे 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों, ये जो 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तो जनरल स्टेट में होते हैं ना, पर यहां पे आपका ऑक्सीजन -2 के फॉर्म में है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर बच्चों आपका ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, -2 के फॉर्म में है। अब माइनस चार्ज कब लगता है किसी भी एटम के ऊपर, माइनस चार्ज तब लगता है जब आपका कोई एटम कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। अगर मान ले किसी भी एटम ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया हुआ है तभी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगता है ना, और अगर किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया हुआ है तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगता है। तो इसके यहां पे 2 नेगेटिव का मतलब क्या है कि यहां पर इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। तो अगर O-2 की बात करूं तो यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे बच्चों। यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बात करूं यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10, ठीक है। यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। कैसे, मैंने आपको समझाया कि कोई भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब लगता है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे, ठीक है, तभी उसके ऊपर क्या लगेगा, नेगेटिव चार्ज। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है तो उसके ऊपर कितना चार्ज लगेगा, पॉजिटिव चार्ज लगेगा, सही बात है। 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है पॉजिटिव 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 प्लस चार्ज लगता है, सही है। तो अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात करूं जिसके ऊपर -2 चार्ज लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया हुआ है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 नहीं रहेंगे इन दिस कंडीशन। आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, 10। बात समझ में आई, ठीक है। देन इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो। फ्लोरीन में कितने होते हैं बच्चों, 9 होते हैं, सही बात है। फ्लोरीन में कितने होते हैं, 9 ना, एटॉमिक नंबर क्या है फ्लोरीन का, 9। बट यहां पे भी अगर आप देखो तो फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। फ्लोरीन ने क्या किया बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। तो अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यहां पर भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो भी चीज मैं आपको समझा रहा हूं। अब यही चीज हम लोग सबके अंदर देखेंगे, ठीक है, सबके अंदर देखेंगे। अब यहां पे देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बट अगर आप देखो तो इस सोडियम पे +1 चार्ज लगा। इसका मतलब क्या है कि इस सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। इसने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो भैया 11 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो बचे कितने, बचे 10। इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। और एंड द लास्ट हमारे मैग्नीशियम, भैया मैग्नीशियम के पास एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, यानी 12 इसका इलेक्ट्रॉन भी होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 12 ही होंगे। बट यहां पे मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज लगा है, +2, ठीक है। यहां पे मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना लगा है, +2। सो इन दैट कंडीशन इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट। तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है, मतलब 12 में से सिर्फ कितने एटम बचे हैं बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप ध्यान से देखो, जब आपने इलेक्ट्रॉन्स को काउंट किया तो आपको देखने के लिए मिला कि सारे के सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन तो सेम है। इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे कंडीशन को हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन, और यू कैन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सही है। तो आप लिखोगे दीज आर दी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। मतलब क्या है कि ये एटम्स अलग अलग है, एटम्स तो सेम नहीं है, कोई ऑक्सीजन है, कोई फ्लोरीन है, कोई सोडियम है, कोई मैग्नीशियम है, सॉरी, ठीक है। बट सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो चुके हैं, सेम। तो भैया इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और जहां पर भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बनती है ना बच्चों,
उस जगह पर आप यही वाली चीज को फॉलो करोगे, मतलब नेगेटिव चार्ज को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दोगे, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा प्रेफरेंस, पॉजिटिव चार्ज को कम प्रेफरेंस दोगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना कम प्रेफरेंस। सही है, सही है। तो इन दिस कंडीशन सबसे ज्यादा चार्ज किसके पास है? इसके पास है। तो सबसे बड़ा न्यूक्लियर कौन सा होगा? आपके ऑक्सीजन का। वो कलर चेंज करने दो, यही कलर बहुत हो गया ना। कौन सा कलर लें? बताओ बताओ, व्हाइट लेते चलो। इस कंडीशन में बच्चों सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज इसके पास है, -2 चार्ज है। तो भैया ऑक्सीजन जो -2 है उसका एटॉमिक रेडियस, सॉरी आयोनिक रेडियस सबसे बड़ा होगा। फिर हम लोग बात करें बच्चों, देखो इस पे -1 है, तो इससे छोटा न्यूक्लियर किसका होगा? आपके फ्लोरीन का होगा, क्योंकि इसके ऊपर -1 चार्ज है। अब बात करें बच्चों इन दोनों के अंदर, अगर बात करो इन दोनों में, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, +2 है, इस पे पॉजिटिव चार्ज कम है। मैंने आपको सिखाया जो आपका आयोनिक रेडिया होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटायंस, मतलब पॉजिटिव चार्ज को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना आयन का साइज कम होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा आयन का साइज कम होगा। तो इन दोनों में कंपेयर करें तो किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है, मतलब ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, तो मतलब साइज Na का बड़ा होगा। और उसके बाद लास्ट में सबसे छोटा न्यूक्लियर किसका होगा बच्चों? आपके मैग्नीशियम का। सबसे छोटा एटम मतलब आयन किसका होगा? आपके मैग्नीशियम का। तो ये वाला ऑर्डर आपका फॉर्म होता है किस कंडीशन में? किस कंडीशन में बच्चों? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन। और आपको ऐसी ही कंडीशन देखने की मिलेगी एग्जाम में, अलग से कुछ भी नहीं पूछने वाले। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, प्लीज बच्चों ले ले कृपया। ठीक है, डन, समझ में आ गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी बच्चों, कि मैंने आपको सिखाया है। क्या सिखाया है? 2 चीजें सिखाई हैं। अगर एलिमेंट सेम है तो चार्ज को देखकर आप फैसला करोगे किसका साइज बड़ा है किसका साइज छोटा है। सही बात है। कैसे फैसला करोगे? मैंने आपको सिखाया है। आयोनिक रेडियस जो है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अनायन को, मतलब नेगेटिव चार्ज को। नेगेटिव चार्ज बड़ा होते जाएगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा आयन, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा है। मान लो पॉजिटिव चार्ज +1 इतना है, तो +2 इतना छोटा हो जाएगा, समझ रहे हो? तो मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना छोटा आयन होगा। इसीलिए क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर एलिमेंट सेम है तो आप डायरेक्टली किसके ऊपर फैसला कर लोगे? आपके नंबर ऑफ चार्ज के ऊपर, कितने चार्ज है उसके हिसाब से आप बना लोगे। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर -2 होगा तो सबसे ज्यादा -2 को दोगे। अगर मान लो S-3 होता तो इससे बड़ा क्या होता है? S-3 होता, क्योंकि ज्यादा बड़ा आना है, ज्यादा बड़ा साइज। सही है। अगर बच्चों अलग अलग एलिमेंट आ गए कुछ ऐसी कंडीशन से, अगर अलग अलग एलिमेंट आपको देखने के लिए मिले, सही है, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, तो सबसे पहले क्या काउंट करना है बच्चों? यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिख के दिया, प्लीज इस स्टेटमेंट को अपनी बुक में मेरे साथ साथ लिखिए। सही है, क्या लिखा है मैंने? इफ एलिमेंट आर नॉट सेम, अगर एलिमेंट्स बच्चों सेम नहीं है, इन दैट कंडीशन दैट देन काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे। कौन सा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? टोटल इलेक्ट्रॉन। सही है। ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर यहां पर -2 चार्ज में है। -2 मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पकड़ के रखा हुआ है, तो इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। इसी तरीके से फ्लोरीन 9 होना चाहिए, 1 पकड़ के रखा है, 10 हो गए। सोडियम 11 होना चाहिए, पर +1 चार्ज है, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया है, तो भैया 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो 11 में से बन गया, यानी 10। और सिमिलर सा यहाँ पे 12 होना चाहिए, पर इसने 2 + 2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, तो मतलब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप देखो तो अलग अलग एलिमेंट तो हैं, पर सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ गए? सेम आ गए। सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ गए? सेम आ गए। ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ऐसे स्पीशीज को वी कॉल एज अ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और जहां पर भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आपको मिल गई, फिर आपको आयंस के हिसाब से क्या कर देना है? चूज कर लेना है, जैसा मैंने आपको सिखाया। सिंपल है बच्चों, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, सॉल्व कर लेते हैं। बहुत छोटा है, कुछ नहीं, इजी, लल्लू पल्लू। क्या बोला इसने? आइडेंटिफाई द स्पीशीज हैविंग लार्ज रेडियस। ठीक है, हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि किस स्पीशीज के पास लार्ज रेडियस है फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर। 2 पेयर हमको दिया गया है, एक Na और एक Na+ का। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब यहाँ पे 0 है। एक Na+ का और एक Mg2+ का। इन दोनों को तो मैंने अभी कंपेयर भी किया ना। देखो सबसे पहला कंपैरिजन क्या है? Na एंड
Na+ का, ठीक है। 1 नहीं लिखा, मतलब नहीं लिखा हुआ तो +1 ही है, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे क्या है, 0 चार्ज। अब मैंने आपको सिखाया 0 चार्ज हमेशा +1 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही कंपाउंड छोटा होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही उसका आयनिक रेडिया क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि आपका आयनिक रेडिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर कैटायंस। सही है। सो इन दिस कंडीशन आपका रूल पता ही है आप लोग को, ये रूल लिखो आप, आयनिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनायन यानी नेगेटिव चार्ज, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज। सही है। तो ये रूल लिखो, इस रूल के अकॉर्डिंग आपका Na जो न्यूट्रल है का एटम बड़ा होगा एज कंपेयर टू Na पॉजिटिव। समझ रहे हो, Na पॉजिटिव। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? दूसरा है आपका Na+ और एंड Mg2+। तो ये मैंने अभी आपको कंपेयर करके सिखाया ही, कोई डिफिकल्ट है नहीं। कैटायन से क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, मतलब जितना ज्यादा कैटायन, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा एलिमेंट। तो दोनों में से साइज कितना ज्यादा हो, किसका ज्यादा होगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसका साइज छोटा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम है, इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो Na+ का साइज हमेशा Mg2+ से ज्यादा होगा। समझ में आ गया बच्चे? समझ में आ गया? आगे बढ़े। 31 मिनट की क्लास ऑलरेडी हो गई है, क्या लगता है होगा? 10 मिनट और लूंगा क्लास, ठीक है। शायद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं हो पाएगा इस लेक्चर, नेक्स्ट वाले में कर लेंगे, उसमें क्या चलो कहाँ गया अगला टॉपिक? ओके, सो नेक्स्ट है बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसी को ही आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। वर्ड दिख रहा है आयोनाइजेशन, इसके अंदर कुछ आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, आयन। कैन यू सी दिस वर्ड आयन इन द आयोनाइजेशन? कैन यू सी आयन इन आयोनाइजेशन? बच्चों आयोनाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आयन। ठीक है, ये कहीं लिख ले प्लीज 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 प्लीज। आयोनाइजेशन इस वर्ड का मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आयन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आयन। अभी इस डेफिनेशन को ध्यान मत दो, ये डेफिनेशन मैं रीड करवाऊंगा आपसे, टेंशन मत लो, बट पहले मैं आपको समझा देता हूं कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, उसके बाद मैं आपको ये डेफिनेशन समझाता हूं। ठीक है, चलेगा? समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। ओके, सो बच्चों आयोनाइजेशन का मतलब मैंने आपको समझाया कि फॉर्मेशन ऑफ आयन। अगर आप किसी भी रिएक्शन के थ्रू, सपोज दैट अगर आप किसी, मान लो ए है, ठीक है, अगर आप इस ए को कन्वर्ट कर दे रहे हो ए प्लस में या ए माइनस में, किसी में भी अगर आप आयंस का फॉर्मेशन कर रहे हो, तो इस चीज को, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? इस प्रोसेस को आप कहते हो आयोनाइजेशन। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? आयोनाइजेशन। अब अगर आप ध्यान से देखो, यहां पे हम जनरली पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपका ए एलिमेंट ए पॉजिटिव फॉर्म कर रहा है, अगर आपका एलिमेंट ए पॉजिटिव फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब वो किसी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। सही है, अगर ये +1 है तो मतलब यहां पे बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज आयोनाइजेशन। अब ये आयोनाइजेशन करवाने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, बिना एनर्जी के आयोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? देखो, ये है बच्चों आपका सोडियम 0 के फॉर्म में, ठीक है, Na सिर्फ आपका Na। अगर आपको Na से Na+ बनाना है, अब Na+ इज अनस्टेबल देन Na। आपका जो Na+ है भैया ये अनस्टेबल है ना, एज कंपेयर टू योर न्यूट्रल Na। तो ये क्यों चाहेगा Na+ में बनना? ये कन्वर्ट होना ही क्यों चाहेगा? यहां से Na+ बन के एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होना ही क्यों चाहेगा? ये तो बोलेगा ना भैया मैं पॉजिटिव चार्ज नहीं चाहिए, मेरे को मेरा एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा। तो अगर आपको आयोनाइजेशन करवाना है, सो यू हैव टू गिव द एनर्जी, यू हैव टू गिव सम एनर्जी टू दिस एटम, टू दिस एलिमेंट, जिससे ये क्या करेगा? अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा बच्चों, तभी यहां पर क्या होगा? आयंस का फॉर्मेशन होगा।
और जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है, जितनी ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितनी अमाउंट ऑफ एंथैल्पी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन आयन, ठीक है, तो जिससे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, एक आयन फॉर्म कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके। अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके एक आयन फॉर्म कर दे जितनी एनर्जी में, उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। सही है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। और आप जब 12th स्टैंडर्ड में आओगे आप सीखोगे कि एनर्जी का ही एक सिनोनिम है, मतलब समानार्थी शब्द है बच्चों, एंथैल्पी। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो तुम लोग, एंथैल्पी इज नथिंग बट एनर्जी। सही है, तो इसीलिए इसका एक और नाम बन जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो एंथैल्पी से डरना नहीं है, ये वर्ड देख के डरना नहीं है बच्चों, ये वर्ड का मतलब सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ही है। तो समझ में आया मैंने क्या बोला बच्चों, सिंपल सी लैंग्वेज है। एक एटम जो कि आपका स्टेबल था, जो कि आराम से अपने घर पे बैठा हुआ था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, इसको आराम से चिल मार रहा था, ठीक है, इट इज अ चिल काइंड ऑफ गाय, चिल मार रहा था बच्चों। बट अगर आपने क्या किया, यू वांट, नहीं भैया हमको एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको पॉजिटिव बनाना है, तो ये नॉर्मल पॉजिटिव बनना नहीं चाहेगा बिकॉज इट इज स्टेबल। और जब इसका कटायन बनेगा सो दिस एटम बिकम अनस्टेबल, दिस एटम बिकम्स अनस्टेबल। कोई भी एटम अनस्टेबल बनना चाहता है क्या दुनिया में? नहीं। इस दुनिया में ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का रूल है, फिजिक्स केमिस्ट्री बनी ही इसी चीज पे है कि भैया सारे इलेक्ट्रॉन्स को, सारे एटम्स को स्टेबल करो, सारे दुनिया में चीजों को स्टेबल करो। जो स्टेबल होगा वहां पे रिएक्शन जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन सुना है ना, क्यों होती है रिएक्शन? ताकि कंपाउंड स्टेबल हो सके, ताकि इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो सके, एटम स्टेबल हो सके। तो अगर आपको स्टेबल चीज को अनस्टेबल बनाना है तो आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी डालनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एंथैल्पी डालनी पड़ेगी, एंड दैट एनर्जी, दैट एंथैल्पी इज नथिंग बट आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझ रहे हो? तो आयंस फॉर्म करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन्स को निकालकर आयंस फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी एटम के द्वारा इन अ गैसियस स्टेट, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट में ही होगी, गैसियस एटम्स होंगे उनके अंदर ही होगी। सही है, तो दैट इज नथिंग बट अवर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और अब बच्चों इस डेफिनेशन को आप रीड कर सकते हो, क्या लिखा है बच्चों, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। मैंने क्या बोला? मैंने भी तो वही बोला, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। एनर्जी, जितनी एनर्जी हमको चाहिए जिससे आप एक इलेक्ट्रॉन को क्या करवा दो, रिमूव करवा दो, जिससे आप एक इलेक्ट्रॉन क्या करवा दो, रिमूव करवा दो, किससे? गैसियस एटम से। ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड मतलब क्या? एक आराम से बैठा हुआ गैसियस एटम, ये हमेशा गैस के फॉर्म में होना चाहिए, तभी इसके अंदर ये आयनाइजेशन होंगी। इन अ ग्राउंड स्टेट, किसके अंदर बच्चों? ग्राउंड स्टेट। दिस इज ग्राउंड स्टेट, दिस इज एक्साइटेड स्टेट, दिस इज ग्राउंड स्टेट। पढ़ा है ना? ग्राउंड स्टेट में आपका एटम की जितने भी इलेक्ट्रॉन्स के पास होने चाहिए वो होते हैं, बट जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर ऑर्बिट में भेजता है। सही है, सो अपने जो कि आपके किस में पड़े हुए बच्चों? ग्राउंड स्टेट में पड़े हुए। दिस इज नथिंग बट अवर आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज बच्चों नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। चलो अब देखो, इसके आगे बहुत सारी चीजें हैं, इसके आगे बहुत सारी चीजें कि भैया अलग अलग ग्रुप्स के अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होती है। कोई ग्रुप्स के अंदर आपको एक्सेप्शन देखने के लिए मिलेगा, सही है, जहां पे जैसे मान लो आपका ग्रुप 2 और ग्रुप 3 है, तो ग्रुप 3 में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है लेकिन ग्रुप 2 आपका ज्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज वो ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना, फुल कंप्लीटली फिल्ड, हाफ फिल्ड के बारे में भी बातें करनी है। तो बच्चों ये लेक्चर ऑलरेडी बड़ा हो गया है, ऑलमोस्ट 40 मिनट का लेक्चर हो गया है बच्चों, तो इस लेक्चर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने पहले लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला तो था कि इस लेक्चर में मैं आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ाऊंगा, बट समय ही नहीं पता चला मेरे को यार, मेरे को सच में नहीं पता चला कि टाइम कैसे निकल गया। ठीक है, सो आई एम सो सॉरी। लेक्चर में अब लिखा तो था, ठीक है चलेगा, तो एक लेक्चर और देख लेना इसके बाद वाला लेक्चर, ठीक है, वहां पे मैं आपको समझा दूंगा कि कौन सी चीज क्या है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, अब कैसे कैसे वो वैरी करती है, ऊपर से नीचे होकर कैसे वैरी करेगी, अलग अलग ग्रुप्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, देयर आर सम एक्सेप्शंस, उन एक्सेप्शंस की हम लोग बात करेंगे बच्चों। सो उसके लिए आपको नेक्स्ट वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। आई होप आपको ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा, इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है, मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से
किसी दूसरे वीडियो में जहाँ पे हम लोग यही सारी चीज़ें और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडी। बाय बाय।